अस्सलाम वालेकुम dear students. वालेकुम अस्सलाम मैम। तो dear students, तो हमने कल about friction पढ़ा था, ठीक है? तो आप लोगों को पता ही होगा friction किसे कहते हैं. Can anybody tell me what friction is? What is for cover? किसी को पता है फ्रिक्शन किसको कहते हैं? कल पढ़ाया था ना मैंने. एक फोर्स होता है जो एक्सर्ट होता है जब एक दो सरफेसेस के बीच में एक्सर्ट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो है उसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन पे असर पड़ता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ी सी इसमें जो टाइप्स है 3 टाइप्स के, तो वो हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा रिकैप करेंगे. एक सेकंड पहले मैं अटेंडेंस ली थी कौन कौन आया था. Hadia roll number 2, Ertika roll number 1, Sadia Zuhu roll number 4, Sajid Nabi, Seerat roll number 15, Suraya roll number 21, and okay. तो फ्रिक्शन मैंने बोला what friction is. तो the force which always opposes the motion of one object over another object in contact with it is called friction. तो अब यहाँ पर जो है that is factors affecting friction. देखिए अगर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से फ्रिक्शन को देखा गया है. फ्रिक्शन जब दो सरफेसेस के बीच में होती है तो वो किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो पहला फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है दैट इज द नेचर ऑफ सरफेसेस. ठीक है, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस. फॉर एग्जांपल अगर दो सरफेस है, एक बॉडी है, ठीक है, जो किसी फ्लोर सरफेस पे गई है, तो फ्लोर की जो सरफेस होगी वो तो बॉडी ऑब्जेक्ट है उसकी जो सरफेस होगी उनका नेचर. मैम आवाज अच्छे से नहीं आ रही है. आज थोड़ा पुअर कनेक्शन लग रहा है मुझे भी. तो दो सरफेसेस के बीच में जो उनका जो नेचर होगा सरफेसेस का, वेदर वो स्मूथनेस कितनी होगी, रफनेस कितना होगा, तो उस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन कैसा होगा. और दूसरा जो है दैट इज द फोर्स विद व्हिच द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर. यानी वो फोर्स जिससे इन दो सरफेसेस को प्रेस किया जाता है ऑब्जेक्ट की सरफेस को एंड फ्लोर या और कोई जिस पर ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस को कैसे कैसे प्रेस किया जाता है उस पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है. ठीक है, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो सरफेस एरिया के अमाउंट पर ये डिपेंड नहीं करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इनके दो नेचर जो है किस किस पे डिपेंड करता है. तो पहला जो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे दैट विल बी डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस. तो देखिए फ्रिक्शन जो है वो सारा हर किसी के लिए सेम नहीं होता. ठीक है, सब सरफेसेस के लिए सेम नहीं होता. मैंने कल भी बोला था कुछ की रफनेस ज्यादा होती है, कुछ की रफनेस कम होती है. तो फ्रिक्शन जो है वो स्मूथनेस और रफनेस पे डिपेंड करता है. दो सरफेसेस की स्मूथनेस या रफनेस कैसी होगी उस पर डिपेंड करता है जब वो कांटेक्ट में आ जाते हैं. जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो बहुत ही स्मूथ होती है तो उनके बीच जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही छोटा होता है. जो मैंने कल भी पढ़ा है जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी उतना ही फ्रिक्शन कम होगा. तो ये यहाँ पर यही कह रहा है जब दो फोर्सेस कांटेक्ट में आ जाते हैं, आप दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ जाती है तो उनका जो स्मूथनेस अगर ज्यादा हो गई तो फ्रिक्शन जो यहाँ से होगा वो कम होगा. ठीक है, क्योंकि उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ है. तो
जितनी डिग्री सरफेस और रफनेस हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी उसी तरह धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, यानी जितनी ज्यादा रफनेस आ जाएगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों में जो इंटरलॉकिंग होगी उन सरफेसेस में वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जब इंटरलॉकिंग में वो ग्रूव्स एंड क्रस्ट्स वगैरह बनेंगे तो वहां पर लॉक बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। वी कैन स्टडी द, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी देखेंगे आप, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि दो सरफेसेस के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप एक ब्रिक रखिए फ्लोर पर, ठीक है, उसको एक मतलब थ्रेड ए वगैरह उसको बांधिए पूरी ब्रिक को इर्द गिर्द, और उसको एक हुक के साथ कनेक्ट कीजिए। किसके हुक के साथ? जो स्प्रिंग बैलेंस का हुक होता है, जो मैंने कल में बोला था, उसके साथ अटैच कीजिए। अब आप स्प्रिंग बैलेंस को खींचिए, ठीक है, आप एक फोर्स अप्लाई कीजिए। किसमें? जब आप ब्रिक को खींचते हैं, पुल करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, तो आप देखेंगे ब्रिक जो है वो स्लाइडली मूव होगी, मतलब स्लाइड हो जाएगी थोड़ी धीरे, ठीक है, फ्लोर पर। तो अब हम उसकी रीडिंग नोट डाउन करेंगे उस स्प्रिंग बैलेंस की, जब वो ब्रिक जो थोड़ी मूव करने लगती है, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो मैंने कल भी बोला, जब हम उस स्प्रिंग बैलेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, ठीक है, तो जितना वो मूव करेगा और स्प्रिंग अंदर से उधर इधर स्केल पर जाएगा, वो हमें क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पे हम एक पॉलिथीन रखेंगे, ये तो हो गया, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हम पहला काम क्या करेंगे, जो हमारी ब्रिक है ना, उस पे हम क्या करेंगे, उस ब्रिक पे उस पे हम पॉलिथीन एक लगाएंगे, ठीक है, पूरी ब्रिक पे, और फिर से वही एक्टिविटी रिपीट करेंगे। आप देखेंगे जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, जब उस पे पॉलिथीन रैप किया हमने, वो अब फ्लोर पे स्लाइड होने लगेगी, ठीक है। वी विल फाइंड दैट दिस रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज स्मॉलर। हम देखेंगे, क्योंकि वो जो ब्रिक का ये है, वो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, उसको मतलब मूव करेंगे, तो वो जो ब्रिक है वो जल्दी से मूव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मूव? क्योंकि वो जो पॉलिथीन की सरफेस है वो बहुत स्मूथ होगी, दैट इज इसका जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि पॉलिथीन शीट की वजह से जो सरफेस थी उस ब्रिक की, वो क्या बन गई, प्लेन बन गई, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जो दूसरा था यहाँ पर, दैट इज, अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? आप मुझे पहले इतना बोले, फिर मैं आगे चलूंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। ओके, नो मैम। अब जो यहाँ पर दूसरा है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये पॉलिथीन शीट निकालेंगे इस ब्रिक से। अब हम इसको एक जूट का कपड़ा, जूट क्लॉथ होता है ना, फैब्रिक, जूट फैब्रिक, उसी का एक, जिससे ना ये बोरिया वगैरह बनती है, अब हम वही रैप करेंगे इस ब्रिक के ऊपर, और फिर से यही एक्टिविटी रिपीट करेंगे। हम क्या देखेंगे, जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी वो अब स्लाइड करने लगेगी थोड़ी सी, ठीक है, यानी उसको क्या हो जाएगा, वो थोड़ी सी मूव करने लगेगी, और हम देखेंगे जो स्प्रिंग बैलेंस जो है उसकी जो रीडिंग है वो ज्यादा होगी, किससे, जो हमने पहली वाली रीडिंग ली थी। वो क्यों हो गया? क्योंकि उसमें जो जूट का फैब्रिक लगा के था, जूट क्लॉथ लगा के था, उसकी जो ये ना सरफेस थी वो बहुत रफ थी, ठीक है। दैट इज रैपिंग ऑफ जूट क्लॉथ मेक्स द सरफेस ऑफ ब्रिक मोर रफ, ड्यू टू व्हिच द फ्रिक्शन फ्लोर इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? तो पहला जो रीजन था वो हमने देखा कि इसकी वजह हमें सरफेसेस के नेचर पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, एंड जितनी ज्यादा स्मूथनेस होगी उतना ही फ्रिक्शन कम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा रीजन था, इसका नेचर था डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स विद विच द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। अब ये तो पहला देखा हमने, सरफेसेस का नेचर कैसा होता है, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब दूसरा यहाँ पर है, कौन से, जब हम फोर्स लगाते हैं दो सरफेस पे, जब उनको प्रेस किया जाता है एक साथ, तो कैसे फ्रिक्शन वगैरह उसमें चेंजेस आ जाती है। देखिए, फ्रिक्शन जो है वो कैसे होता है, मैंने कल भी बोला और आज भी बोला, जब इरेगुलरिटी, जो रफ सरफेसेस की इरेगुलरिटीज होती है दो सरफेसेस की, जब वो इंटरलॉक हो जाते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे प्लेस किया जाता है, तो वहां पर इंटरलॉकिंग होती है, तो फ्रिक्शन हो जाता है। अब अगर ये दो सरफेसेस
इनको ज्यादा प्रेस किया जाए, हार्डर प्रेस किया जाए और ग्रेटर फोर्स अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो इनमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इंक्रीज? क्योंकि इनमें जो ये जो ऑब्जेक्ट्स का जो फोर्स था वो इंक्रीज हो जाएगा और इंटरलॉकिंग, जो इंटरलॉक होना इन सरफेस का, वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब इंटरलॉकिंग ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो भी बहुत इंक्रीज होगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर हम जनरल की बात करेंगे, जितना ज्यादा वेट होगा ऑब्जेक्ट का जो उस दूसरे सरफेस पर मूव करती है, तो उसका फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा ग्रेटर। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. ओके तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता है जब दो सरफेसेस को हम प्रेस करते हैं हार्ड, ठीक है, क्योंकि उनमें से जो एक ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, तो उनकी जो इरेगुलरिटीज की जो वो इंटरलॉकिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड ड्यू टू दैट फ्रिक्शन आल्सो गेट्स इंक्रीज। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक रहता है दैट इज फ्रिक्शन हैज 3 टाइप्स, ठीक है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स present between any two objects when one object just tends to move or slip over the surface of the other object is called static friction. देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन हम किसको कहते हैं? वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मौजूद होता है जब एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसा लगता है वो स्लिप होता है या मूव करता है, लगता है कि वो मूव करेगा, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी वो एक्चुअल में मूव नहीं करता है लेकिन ऐसा लगता है कि ये कर जाएगा मूव, ठीक है। मैम एक बार फिर से बोलिए। ओके ओके, इसके मैं एग्जांपल दूंगी ना, ये तभी आएगा समझ। फिलहाल मैं डेफिनेशन का मीनिंग समझा रही हूँ, कोई बात नहीं। तो आई सेड स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअल में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जब हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगाते हैं, उनमें से जो एक ऑब्जेक्ट होता है ऐसा लगता है कि वो मूव करेगा या स्लिप करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर, ठीक है, एक्चुअल में वो मूव नहीं करता है लेकिन लगता है कि वो मूव करेगा, ठीक है, वो एक्चुअल में रेस्ट पे होता है, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक का मतलब ही होता है ना एक जगह, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इज अ काइंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन, मतलब वो एक किस्म का स्टार्ट, मतलब जो फ्रिक्शन स्टार्टिंग में होता है ना उस तरीके का फ्रिक्शन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट टेंड टू मूव करता है, यानी एक्चुअल में वो मूव नहीं करता, इट डजंट मूव एक्चुअली, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग, ऐसा लगता है कि वो स्टार्ट हो रहा है मूव करना। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टेशनरी रहता है इस केस में, यानी वो मूव नहीं करता है। अब हम यहाँ पर एक ये ना एक्टिविटी देखेंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। चलो मैं आगे बोलूं? यस मैम। ओके देखिए, आप एक वुडन ब्लॉक लीजिए, ठीक है, उसमें से आप देखिए उसको एक हुक अटैच किया हुआ होता है एक साइड से, यही स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, हम उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैंने एक बॉक्स को रखा, ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने एक हुक में क्या रखा, यहाँ से एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, यहाँ से स्प्रिंग बैलेंस है। तो मैंने क्या किया, हम इस स्प्रिंग बैलेंस को पुल करेंगे, खींचेंगे राइट साइड की तरफ, यहाँ ऐसे इसको खींचेंगे इसकी तरफ, यहाँ की तरफ, ठीक है, राइट साइड की तरफ, एक स्मॉल फोर्स अपने हाथ से, मतलब थोड़ा सा जोर लगाएंगे और खींचेंगे। तो ये किस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये किस पे फोर्स डालेगा, इस वुडन ब्लॉक पर। तो जब इसने इस वुडन ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो वुडन ब्लॉक जो है ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो मोशन है, यानी जो अपोज किया गया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी इसमें फ्रिक्शन अप्लाई होता है, दैट इज जो फोर्स है दैट विल बी इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसकी वजह से जो वुडन ब्लॉक है ये मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। एज वी इंक्रीज द पुलिंग फोर्स, अब जितना जितना हम इसका पुलिंग फोर्स इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो फ्रिक्शन जो है वो भी इंक्रीज
होता जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा ऐसा कि ये जो हमने फोर्स इस पे अप्लाई किया, ये मतलब एक मैक्सिमम, एक कांस्टेंट जगह पर रहेगा, मतलब एक मैक्सिमम लेवल आएगी, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं होगा। फिर वहां पर जो वुडन ब्लॉक है, ऐसा लगेगा कि या तो ये स्लिप कर जाएगा या तो ये मूव कर जाएगा उस टेबल की सरफेस पे। इसका मतलब है जो फ्रिक्शनल फोर्स जो इस वुडन ब्लॉक के और टेबल टॉप के बीच में था, उसने एक अपना मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं हो जाएगा। यानी एक लिमिट होगी मैक्सिमम वैल्यू की भी, मतलब जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे एक वक्त आएगा उसके बाद फोर्स इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स विच वी आर exerting in making the wooden block just tend to move or slip is equal to the force of friction। यानी जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस वुडन ब्लॉक पर, ठीक है, तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी उतना ही मैक्सिमम होगा और उसके बाद वो अप्लाई नहीं हो जाएगा उतना। ठीक है, तो इस डिस्कशन से हमें पता चलता है, यानी जो हमें फोर्स जरूरत होता है इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यानी हम देखते हैं जो फोर्स हमें रिक्वायर होता है फ्रिक्शन से उभरने के लिए, यानी फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो जो कि एक रेस्ट पे होता है फिर वो स्टार्ट करता है मूव करना, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का केस अगर होगा तो ऑब्जेक्ट जो है तो यहाँ पर जो मैंने कहा इस स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअली इज नॉट मूविंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है दैट इज नॉट एक्चुअली मूविंग और स्लाइडिंग ओवर द ऑब्जेक्ट, इट ओनली टेंड्स टू मूव, मतलब मूविंग मूवमेंट के नजदीक होता है, ज्यादा मूव नहीं करता है। ठीक है, यही स्टेशनरी रेस्ट पे ही होता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन स्टैटिक फ्रिक्शन में? स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई कंफ्यूजन किसी को? मैम। कोई तो जवाब दो, स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। नो मैम। ओके, उसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रेजेंट होता है जब एक ऑब्जेक्ट ओनली मूव करता है, थोड़ा सा, वन ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली दूसरे की सरफेस पे, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है धीरे धीरे, ठीक है, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब आता है वजूद में जब एक ऑब्जेक्ट या तो स्लाइड करता है या स्लोली स्लोली मूव करता है, लेकिन कंटिन्यू मूव करता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये स्मॉलर होता है देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये चीज याद रखिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा कम होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है इससे ऑब्जेक्ट को मूव करना जो कि ऑलरेडी मोशन में होता है। ठीक है, किसकी बदौलत? अगर हम देखेंगे एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, ठीक है, उसको मूव कराना बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना जो ऑलरेडी मोशन में होता है। यानी जो रेस्ट पर ऑब्जेक्ट होता है और उसको मूव कराना होता है तब हम स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करते हैं। वाइल एज जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी मूव करता रहता है, ठीक है, अब उसको थोड़ा और मूव कराना है तो उसके लिए हमें कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसीलिए कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, देखिए जब एक ऑब्जेक्ट है उसने मूव करना स्टार्ट किया या स्लाइड करना स्टार्ट किया तो इरेगुलरिटीज उसकी सरफेस पे उतनी नहीं, उनको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है कि वो इरेगुलरिटीज लॉक हो जाए एक दूसरे की सरफेस में। ठीक है, सिंस द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस लेस, क्योंकि उन दो ऑब्जेक्ट्स की जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कम हो जाता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्मॉलर हो जाता है, किसकी बदौलत? स्टैटिक फ्रिक्शन की बदौलत। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम।
किसी No, को कोई ma'am. कंफ्यूजन? No, ma'am. आपकी आवाज तो धीरे आ रही है। आप No, ma'am. ओके, इसके बाद जो लास्ट वन है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन अब हम किसको कहते हैं? देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि व्हील, व्हील की एग्जांपल लीजिए। जब व्हील रोल करता है ना, जैसे व्हील होता है वो रोल करता है ना फॉर एग्जांपल सड़क वगैरह पर, ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस दिखाता है ना आप उस मोशन को, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी के दो व्हील्स है, ठीक है, वो रोल कर रहे हैं सड़क पर, वो किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं? मैम आपकी आवाज सड़क नहीं के आ रही। सरफेस के अब आ रही है? Yes, ma'am. ओके, तो जब एक ऑब्जेक्ट जो है जैसे कि व्हील रोल कर रहा है, सड़क पर कर रहा है रोल, तो वो जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो जो मोशन दिखाता है वो वो रेजिस्टेंस दिखाता है उस मोशन को, यानी वो उसको रोकता है उस मोशन को जब वो रोल करता है। तो उस रेजिस्टेंस को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रेजिस्टेंस हो गया रुकाना किसी चीज को, ठीक है, रेजिस्ट करना, रोकना किसी चीज को। तो हम कह सकते हैं ये हमेशा इजियर हो जाता है रोल करना than to स्लाइड। आप देखिए, आप एक फॉर एग्जांपल एक बुक लीजिए, टेबल पर एक बुक रखिए और उसको धक्का दीजिए, फोर्स से धक्का दीजिए, आप देखेंगे ये जो बुक है ये थोड़ी देर के लिए मूव करेगी, उसके बाद एक टाइम आएगा ये रुक जाएगा, ठीक है, ये स्टॉप कर जाएगा। लेकिन आप यहाँ से अगर आप देखेंगे, आप टेबल लाएंगे, उस पर दो चार पेन्स या पेंसिल्स रखेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे ही रखेंगे लेटा के, उसके बाद उन पेन्स के ऊपर आप लोग बुक एक रखेंगे, ठीक है। तो जब आप बुक रखेंगे फिर उसको मूव कराएंगे, आप नीचे देखेंगे वो जो पेन्स होंगे वो रोल होते रहेंगे नीचे और जो बुक है वो आगे चलती जाएगी। तो इसकी मदद से हम देख सकते हैं रोल करना इजी हो जाता है एज कंपेयर टू स्लाइड। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। तो रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, तो की मदद से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है रोलिंग की मदद से? फ्रिक्शन बहुत कम। तो यहाँ पर हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, यानी उसमें जो रेजिस्टेंस होती है, जो रुकावट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हमने देखा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। और लास्ट पे हमने देखा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में हमने देखा वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और वो सबसे ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो ये था रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, यहां तक किसी को समझ आया? Yes, ma'am. ओके, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है एक ऑब्जेक्ट को रोल करना दैन टू स्लाइड, क्योंकि रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आप देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं जो लगेजेस वगैरह होते हैं, सूटकेसेस होते हैं, उनको नीचे लगा के क्या होता है, वो व्हील्स जैसे लगा के होते हैं ना, वो क्यों लगा के होते हैं उनके नीचे? ताकि उनमें जो फ्रिक्शन है यानी जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। अगर उनके उन भारी सूटकेसेस को नीचे नहीं लगा के होगी वो रोल्स वगैरह, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वो आगे नहीं चल पाएंगे। इसी वजह से उनको रोल्स लगा के होते हैं, वो व्हील्स लगा के होते हैं, जिसकी वजह से उनमें रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है और रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से वो इजीली चल पाते हैं। या इसी तरह अगर हम देखेंगे हैवी मशीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है हम उनको हैंड से आगे ले जाते हैं उन हैवी मशीन्स को, वरना इतना पॉसिबल नहीं है कि हम हैवी मशीन्स को इतना धक्का दे कि वो आगे जाए। तो हम क्या करते हैं उनको रोल्स रखते हैं नीचे से, या तो वुडन रोल्स रखते हैं या तो कुछ व्हील्स टाइप रखते हैं, जिसकी वजह से वो इजियर हो जाता है उन हैवी मशीन्स को आगे चलाना। तो यहाँ पर शो करता है दैट रोलिंग फ्रिक्शन जो है दैट इज ऑलवेज इजियर, ठीक है। एंड ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी ये उसको रुकावट नहीं बनने देता, यानी ये मूव करने लगता है आगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है why wheel is said to be one of the greatest inventions of mankind। इसीलिए कहा गया है व्हील जो है ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस है मैनकाइंड की। क्यों? क्योंकि व्हील्स जो है वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को रोलिंग की वजह से, और इसको हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में मदद करते हैं, उनको कैरी करने में मदद करते हैं, जैसे कार्स है, बसेस है, ट्रक्स है, ट्रेन्स है, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। अब फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले
करता है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। कुछ केसेस में फ्रिक्शन जो है वो बहुत यूजफुल होता है, ठीक है, और हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको रहना मतलब रख सकते हैं, वो यूजफुल रहते हैं हमारे लिए। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं और हम उनको घटाना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। तो वो क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन की है कल देखेंगे। फिलहाल आप मुझे इतना बोलिए, आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझ आया और इसका नेचर, जो डिपेंडेंस ऑफ नेचर ऑफ रफ सरफेसेस एंड ऑल, ये समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? Yes, ma'am. जी, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, No, ma'am. ma'am. आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, आप लोग थोड़ा ऊंचा बोलिए, माइक सामने रखिए। No, ma'am. आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही आप लोगों की। No, ma'am. जरा और कोई बोले, मैं देखूंगी मेरा ही नेटवर्क इश्यू है या और किसी का भी। दिया, आप जरा माइक ऑन कीजिए, आप बोलिए। Yes, ma'am. खादिया, Yes, ma'am. यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am.
तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम। No, ma'am. नो मैम। आप लोगों की आवाज आज क्लियर नहीं आ रही है। No, ma'am. ओके, तो कल हम इसके बाद वाला पढ़ेंगे, तो देखेंगे उसके बाद कल, ठीक है? यस Okay, ma'am. मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह